हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल विषय की पाठ योजना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ योजना का क्रमांक है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है। मित्रों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो हर्षवर्धन है वो बढ़े और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। मित्रों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, इसके पश्चात आपको जो जिस विद्यालय में आपका प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का नाम या जिस जगह आप पाठ योजना तैयार कर रहे हैं उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। कक्षा हो जाएगी आप 7 को, कक्षा 7 की जब पाठ योजना तैयार करें, विषय हो जाएगा आपका भूगोल विषय। समय अवधि जाएगा आपकी 30 मिनट और जिस कालांश को आप तैयार करें और जिस दिनांक को आप तैयार करें वो कालांश और दिनांक को लगा दीजिए आप। मित्रों, जो आज का जो अपना प्रकरण है वो है सिंचाई के साधन। इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ योजना तैयार करेंगे। तो मित्रों, इस तरह से आपको सारी खाना पूर्ति कर लेंगे। ये करने के पश्चात मित्रों, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होती है आपके शिक्षण के उद्देश्य, तो इसके अंदर आपको 2 कॉलम बनाना। शिक्षण के उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ये 2 कॉलम बनाने के पश्चात इसमें लिखने प्लस हम शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य ये कि छात्र शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन होगा, या छात्र अध्यापक या अध्यापिका बच्चों को शिक्षण करवा के क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, वो इसके शिक्षण के उद्देश्य हो जाएंगे। तो पहला शिक्षण का उद्देश्य आता है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य के कारण बच्चे में जो अपेक्षित परिवर्तन होंगे वो है छात्र सिंचाई के साधनों के बारे में प्रत्यक्ष एवं प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। द्वितीय आता है अवबोध। छात्र सिंचाई के साधनों के बारे में तथ्यों को समझ सकेंगे, उनकी व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा आता है ज्ञानोपयोग। छात्र सिंचाई के साधनों के बारे में से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन में नवीन परिस्थितियों में कर सकेंगे, उच्च अध्ययन में इसका उपयोग कर सकेंगे। चौथा आता है कौशल। तो छात्र सिंचाई के साधनों के प्रकरण के बारे में, कुओं तालाब आदि के बारे में उनके चित्र चार्ट मॉडल आदि बना सकेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट आता है अभिवर्ती। छात्र सिंचाई के साधनों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे या वैज्ञानिक दृष्टिकोण बना सकेंगे। नेक्स्ट आता है अभिरुचि। तो इसमें लिखेंगे छात्र सिंचाई के साधनों के बारे में से प्राप्त ज्ञान का उपयोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कर सकेंगे या समीक्षात्मक इसकी कर सकेंगे। इस प्रकार से आपको जो 6 के शिक्षण के उद्देश्य है, इन 6 के शिक्षण के उद्देश्य को ध्यानपूर्वक लिख लेना है। ये लिखने के पश्चात में मित्रों, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आपकी सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री भी आप कर सकते हैं। इसके सहायक सामग्री या शिक्षण सहायक सामग्री वो होती है जिससे छात्र शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी सामग्री क्या कहलाती है, शिक्षण सहायक सामग्री। जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, श्यामपट्ट हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, तो सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगा लीजिए मित्रों, और इसके अंदर आपको लिखना है छात्र भारत में सिंचाई के साधनों के विषय में विस्तृत या सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पूर्व ज्ञान। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मित्रों आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना हेडिंग लगा लीजिए और प्रस्तावना के बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि होता क्या है ये लिखने से पहले। तो इसके अंदर यार थोड़ा सा आप 2 कॉलम बना, छात्र अध्ययन क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। जो प्रस्तावना होता है वो प्रस्तावना आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कहने का मतलब है जिस प्रकार से मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका मस्तिष्क है, उसी प्रकार से आपकी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग ये प्रस्तावना ही है। क्योंकि प्रस्तावना आपका जितना अच्छा होगा या जितना प्रभावपूर्ण होगा, आपकी पाठ्य योजना उतनी प्रभावपूर्ण या उतनी सुस्पष्ट बन के आएगी। तो इसके अंदर आपके द्वारा या छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और कम से कम छात्र अध्यापक द्वारा 4 प्रश्न किए जा सकते हैं और अधिक से अधिक 6 या 7 प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए। जैसे पहला प्रश्न छात्र अध्यापक अध्यापिका ने पूछा, प्रस्तुत चार्ट में क्या क्या दिखाएगा, तो बच्चे उत्तर देंगे एक चार्ट है उसके अंदर आपको नहर तालाब वगैरह कुछ दिखाएंगे। तो इस प्रकार से आपको सारी चीज़ लिख लेनी है। तो अंत में अंदर एक समस्यात्मक प्रश्न आपके द्वारा पूछे जाएगा तो बच्चे उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो उद्देश्य हो जाएगा आपका बच्चों आज हम सिंचाई के साधनों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण का उद्देश्य। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण और इसके अंदर आपको 5 कॉलम बनाने। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्ययन क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि व शाम पट कार्य। इस तरह से 5 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है उसके अंदर आपको पहला शिक्षण बिंदु लिखना है नहरों द्वारा सिंचाई। तो नहरों द्वारा जो सिंचाई के प्रमुख साधन है तो उसके बारे में अपन करेंगे चर्चा। तो पहला साधन है नहरों का सिंचाई। तो इस साधन के संबंध में जो मैंने विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिए। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तरी विधि और जो छात्र अध्यापक कथन है वो लिखेंगे नहरों द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, उसके अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, झारखंड, बिहार राज्यों में भी नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। राजस्थान में श्री गंगानगर बीकानेर की नहरों से तथा पूर्वी राजस्थान में चंबल नदी से ही सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगी सिंचाई के बारे में जो मैंने छात्र अध्यापक कथन लिखा है इसको आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए।
जो छात्र प्रतिक्रिया है उसमें लिखेंगे, आप विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। और जो विधि जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो छात्र श्याम पटकारी हैं उस श्याम पटकारी को आप परिपूर्ण कर लीजिए। मैंने छात्र अध्ययन कथन लिखा, उसमें आप महत्वपूर्ण बिंदु को छांट लीजिए, उसको आप ब्लैक चार्ट में लगा के वहाँ पे लिख लीजिए। और नेक्स्ट इसके जो बहुत प्रश्न आते हैं, इन बहुत प्रश्नों को ध्यानपूर्वक लिख लीजिए मित्रों। इसके पश्चात जो आपको अगले पेज पर फिर से वही 5 कॉलम बनाए, शिक्षण बिंदु, छात्र अभिक्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि और श्याम पटकारी, इस तरह से 5 कॉलम बनाए। जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम इसके अंदर आपको द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है, कुओं द्वारा सिंचाई। इसके समक्ष मैंने जो विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात में छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, आप कुओं द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश व राजस्थान में होती है, कुओं के द्वारा ही सिंचाई उत्तम होती है। इसके अलावा तमिलनाडु राज्य में भी कुओं से सिंचाई होती है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका छात्र अध्यापिका कथन। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और श्याम पटकारी को आप परिपूर्ण कर लीजिए। मित्रों इसके पश्चात आते हैं बहुत प्रश्न। जो बहुत प्रश्न होते हैं छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाता है ताकि बच्चे का ध्यान पढ़ाए गए पाठ से, पढ़ाए गए प्रकरण से, जो प्रकरण आप पढ़ा रहे उससे बच्चे का ध्यान इधर उधर भंग नहीं है, भ्रमित नहीं है। इस भंग को रोकने के लिए बहुत प्रश्न किए जाते हैं। आपको ये बहुत प्रश्न लिख लेने हैं। ये बहुत प्रश्न लिखने के पश्चात में आपका जो अगला शिक्षण बिंदु है तालाबों द्वारा सिंचाई। तो इस शिक्षण बिंदु के अंतर्गत देखिए मैंने जो विकासात्मक प्रश्न आपको लिखा है, इन विकासात्मक प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। जो छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे, आप तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तरी पूर्वी राज्यों से ही होती है। भारत में उद्देश्य बांध परियोजना का निर्माण, सिंचाई के उद्देश्य बांध परियोजना का निर्माण, सिंचाई के अतिरिक्त जल विद्युत, मत्स्य पालन आदि की नियंत्रण या बाढ़ नियंत्रण या वृक्षारोपण प्रमुख रूप से किया जाता है इसके अंदर। तो विद्यार्थी क्रिया में आप लिख लीजिए, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो श्याम पटकारी उस श्याम पटकारी को आप परिपूर्ण कर लीजिए, जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बता रखा है। मित्रों इसके पश्चात आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आता है वो बहुत प्रश्न। तो बहुत प्रश्न के बारे में पहले बता चुका हूँ, किसके द्वारा पूछे जाते, क्यों पूछे जाते, फिर भी बता देता हूँ। जो बहुत प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाता है कि उनका ध्यान जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसमें लगा रहे, उनका एकाग्रचित होकर वो पाठ को पढ़े, इस वजह से ये बहुत प्रश्न किए जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये बहुत प्रश्न लिख लेना है मित्रों। जिस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए मूल्यांकन प्रश्न, और मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप ले लीजिए। मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया वो बच्चों ने सीखा है अथवा नहीं सीखा है, कितना सीखा है, इस बात की जानकारी, प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो आप किसी भी प्रकार के बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने प्रश्न बनाए उसी प्रकार से आप भी प्रश्न बनाएं। तो आप किसी भी प्रकार के प्रश्न तैयार, किसी लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, रिक्त स्थान वाले, सत्य वाले, किसी प्रकार के प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से आपको बच्चों को मूल्यांकन कर लेना है। मूल्यांकन करने के पश्चात मित्रों आपको बच्चों को गृह कार्य देना है, और बच्चों को ऐसा गृह कार्य देना है ताकि बच्चे उसको घर पे जाके कर सके। कहने का मतलब जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन करवाया है उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, ताकि बच्चे घर पे जाकर आसानी से उस गृह कार्य को कर सके। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मित्रों अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।